चीज़ आपने सेम रखनी है, लेकिन इसका क्या करें हम, कलर क्या कर देते हैं इसका, रेड कर देते हैं, क्योंकि जब ये ब्लू है, एक आपके पास क्या है, रेड है। यहाँ पे मैंने दो बटन लिख दिए, प्लस का और एक नेगेटिव का। या था किसी को भी मसला, हमने सिर्फ एक क्यू ही बनाई है, क्योंकि हमने अपडेट इसकी कोई लॉजिक नहीं पड़ी हुई। अब मैं चाह रहा हूँ कि भाई मैंने इनके बिटवीन एक वेरिएबल को क्या करना है, प्रिंट करना है, जिसकी वैल्यू मैं प्लस पे क्लिक करूँ तो इंक्रीज हो, माइनस पे करूँ तो क्या हो जाए मेरे पास, इंक्रीज हो। मैं यहाँ पे माइनस पे डिक्रीज हो, सॉरी, मैं क्या करता हूँ यहाँ पे एक वेरिएबल ले लेता हूँ लेट। मैं क्या करता हूँ, लेट मेरे पास एक वैल्यू, ठीक है। अभी हम उसकी स्टेट फ्रूट का हमें नहीं पता, अभी हमें कुछ भी नहीं पता। मैं कहता हूँ कोई वैल्यू के नाम से एक मेरा वेरिएबल है, जिसकी बाय डिफॉल्ट जो वैल्यू है वो कौन सी है, जीरो। और जीरो को आपने कहाँ पे प्रिंट करना है, इनके बिटवीन क्या कर देना है, जाके प्रिंट कर देना। मैं यहाँ पे कह देता हूँ मैंने वैल्यू को यहाँ पे प्रिंट किया, यहाँ पे लिखा हुआ है काउंटर है प्लस और नेगेटिव, ये आपके पास क्या है, दो वैल्यूज आ गई। अब मैं क्या कह रहा हूँ, इसको हम जस्टिफाई सेंटर कर लेते हैं, जस्टिफाई सेंटर आइटम्स सेंटर, और यहाँ आपके पास यहाँ पे आ गया ये प्लस और माइनस। अब मैं चाह रहा हूँ कि मैं इस प्लस पे क्लिक करूँ, ठीक है, और मैं इस नेगेटिव पे क्लिक, तो यहाँ पे 1 आना चाहिए। मैं नेगेटिव पे क्लिक करूँ तो यहाँ पे क्या आना है, जैसे डिक्रीज होना चाहिए, जितने आपके पास वैल्यू है। तो हम यहाँ पे दो फंक्शन लिखते हैं, जो कि इस बटन के ऑन क्लिक के ऊपर हमें क्या करने हैं, कॉल करने हैं। अभी हमने ऑन क्लिक लिमिट्स देखा कि बटन के ऊपर आप अगर क्लिक करते हैं तो आपको सबसे पहले से क्या बनाना पड़ेगा, क्लाइंट कंपोनेंट बनाना पड़ेगा। क्लाइंट कंपोनेंट बनाने के बाद आप यहाँ पे फंक्शन लिखेंगे। तो सबसे पहला काम आपने यहाँ पे ये करना है कि सबसे पहले आपने यहाँ पे बनाना है यूज क्लाइंट। सबसे पहला काम, जब भी आपने बटन क्लिक बनाना है तो यहाँ पे सबसे पहला काम ये करना है कि आपके पास क्लाइंट कंपोनेंट आ गया। अब मैं करता हूँ यहाँ पे दो फंक्शन लिखता हूँ। फंक्शन आपने टोटली डिपेंड ऑन यू कि आपने नेम फंक्शंस लिखने हैं या आपने एरो फंक्शंस लिखने हैं। मैं यहाँ पे एक फंक्शन लिखता हूँ जिसका नाम है रखता हूँ इंक्रीमेंट, ठीक है, और इसे क्या करता हूँ, ये होता है। मैंने फंक्शन बनाया इंक्रीमेंट के नाम से, और एक मैंने फंक्शन बनाया डिक्रीमेंट के नाम से, वो मैं एरो फंक्शन बना देता हूँ। मैं आपको बता दूं कि फंक्शन के कॉलिंग के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं होता, आप चाहे नए फंक्शन बनाएं या आप चाहे एरो फंक्शन बनाएं। मैंने क्या किया कि भाई इंक्रीमेंट कॉल किया और मैंने क्या किया, डिक्रीमेंट कॉल किया, ठीक है। मैंने यहाँ पे एक फंक्शन लिख लिया। अब जब आपने यहाँ पे लिखना है तो ये सबसे पहले आपने यहाँ पे मेक श्योर करना है, आपने लिखना है ऑन क्लिक। ऑन क्लिक का जो सी होता है वो कैपिटल होता है। उसके बाद आपने फंक्शन का रेफरेंस पास करना है, फंक्शन को कॉल नहीं करना। इंक्रीमेंट के ऊपर मैं क्या करूंगा, सिर्फ और सिर्फ इंक्रीमेंट को रेफरेंस दूंगा। जब मैं यहाँ पे क्लिक करूं तो आपने कॉल करना है। फंक्शन कॉलिंग क्या होती है कि आप साथ ये काम करते हैं, तो ऐसा पॉसिबल नहीं। आपको टाइपस्क्रिप्ट एरर देगी, वो कहेगी भाई ऐसा भी बगैर इवेंट के मैं आपको कैसे ट्रिगर करूँ। आप बार, इसका ये मतलब है कि आप बार बार फंक्शन कॉल करते जा रहे हो रिगार्डलेस अभी आपने बटन पे क्लिक किया या नहीं किया। ये आपके पास क्या है, एरर आएगा, और आप इसे अगर रन भी करेंगे तो आपके पास, लेट्स सपोज अगर मैं यहाँ पे कंसोल लगा देता हूँ, ठीक है, इस फंक्शन को मैंने कंसोल किया और मैं यहाँ पे कहता हूँ कि कंसोल लॉग, और इसे मैं कह देता हूँ कि ये मेरे पास कौन सा फंक्शन है, इंक्रीमेंट का फंक्शन है, ठीक है। मैंने फंक्शन को भी कॉल नहीं किया, मैंने वहाँ पे उसका रेफरेंस पास किया हुआ है। तो वो क्या कर रहा है कि जब भी अब मैं आप इसको रिफ्रेश करूंगा तो क्या करेगा, बार बार इसे कॉल करेगा, इंक्रीमेंट को कॉल करेगा। ऐसा तो नहीं होना चाहिए। मैंने जब फंक्शन कॉल ही नहीं किया तो फंक्शन कॉल भी नहीं होना चाहिए। तो इसी तरह वो सेम सिचुएशन ये होती है कि जब भी आप एक ऑन क्लिक को रेफरेंस पास करते हैं तो आपने हमेशा फंक्शन का रेफरेंस पास करना होता है कि इसके क्लिक के ऊपर ये ऑटोमेटिकली करे, क्या करे, इसे कॉल करे। इसी तरह मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है कंसोल डॉट लॉग, और मैं इसे कह देता हूँ ये डिक्रीमेंट है। अब मैं कह रहा हूँ कि डिक्रीमेंट को आपने कहाँ पे कॉल करना है, इसके ऑन क्लिक के ऊपर कॉल करना है। ओके, मैं कह देता हूँ कि ठीक है भाई, ऑन क्लिक के ऊपर डिक्रीमेंट को कॉल कर दो। उसने कहा कि ठीक है, ये डिक्रीमेंट भी कॉल हो गया। अब हम देख लेते हैं कि क्या हमारे बटन्स के जो ट्रिगर्स हैं वो सही है कि नहीं है। मैंने प्लस पे क्लिक किया, क्या प्रिंट हुआ, इंक्रीमेंट, मतलब मेरा बटन क्या हो रहा है, क्लिक हो रहा है। मैंने माइनस पे डिक्रीमेंट पे प्रिंट किया तो मेरे पास क्या प्रिंट हुआ, डिक्रीमेंट। जितनी दफा मैं प्लस पे क्लिक करता जा रहा हूँ वो देखो काउंट करता जा रहा है कि आपने 10 दफा या 13 दफा इस बटन पे क्या किया, क्लिक किया है, क्योंकि बार बार मेरे पास क्या है, कंसोल में सेम वैल्यू आ रही है। इसी तरह मैं ये करूँगा तो मुझे बताएगा कि आप इतनी दफा आप बटन को क्या कर रहे हो, बार बार क्लिक कर रहे हो।
तो मतलब कि मेरा प्लस या माइनस के बटन क्या कर रहे हैं, काम कर रहे हैं। क्लियर है सबको? क्या जी, वो भी आपको बताता हूँ मैं। अब आपको आज बोल बता के भेजूंगा। पेमेंट तो नहीं होगी फिर, मैं वही बताऊंगा। ओके, तो अब आपने क्या करना है, लेट्स गो। हमारे पास जावास्क्रिप्ट के अंदर एक सिंपल लॉजिक होती थी, जब आपने किसी नंबर को अपडेट करना, आप क्या करते हैं, वैल्यू इक्वल वैल्यू प्लस जितना आपने उसके अंदर क्या करना है, ऐड करना है। ऐसे ही है ना, किसी वेरिएबल के अंदर वैल्यू ऐड करना सिंपल जावास्क्रिप्ट के अंदर हम कर रहे हैं। इसी तरह जब आपने इसके अंदर वैल्यू डिक्रीज करनी है तो वैल्यू माइनस वैल्यू, आपने क्या किया, इसे डिक्रीज कर दिया। ठीक है, अब हम यहाँ पे ये भी लिख लेते हैं कि भाई सबसे पहले आपने डिक्रीमेंट को कॉल करना है, डिक्रीमेंट की आउटपुट आएगी, फिर आपने वैल्यू को क्या करना है, अपडेट करना है, और उसके बाद आपने वैल्यू को क्या करना है, प्रिंट कर देना है। जो भी वैल्यू है वो आपने क्या करनी है, प्रिंट करनी है। यहाँ तक किसी को कंसर्न, किसी का क्वेश्चन? यहाँ तक मैं सही हूँ? यहाँ तक सबको क्लियर है? अब हम बात करके देखते हैं कि ठीक है भाई, ये चीज आपको सारी की सारी क्या होगी, क्लियर होगी। अब मैंने क्या किया, यहाँ पे प्लस पे क्लिक किया। ठीक है, क्या कॉल हुआ, इंक्रीमेंट कॉल हुआ, वैल्यू अपडेट हुई, वैल्यू अपडेट होकर इसने क्या प्रिंट किया, 1, लेकिन स्टिल स्क्रीन पे तो 0 है। मैं कैसे मानूं कि इसने मान प्रिंट किया है? अब यूजर को तो नहीं पता ना, आपकी बैकएंड पे लॉजिक आपकी ठीक है, वो उसने 1 कर दिया, 2 कर दिया, लेकिन यूजर के सामने तो 0, यूजर तो कहेगा कि इसमें बग है। लेकिन आपकी बैकएंड लॉजिक तो बिल्कुल ठीक है, वो वैल्यू प्लस भी हो गया, नजर भी आ रही है। मैं दोबारा इसे प्लस करता हूं, वो 2 हो गया, लेकिन स्टिल मेरे पास क्या है, यहाँ पे 0, वो नहीं अपडेट कर रहा। मैंने इस पर दोबारा क्लिक किया, 3 किया, 4 किया, 5 किया, अभी वैल्यू के अंदर क्या पड़ा हुआ मेरे पास, 7 पड़ा हुआ है, लेकिन यहाँ पे तो 0 नजर आ रही है। मेरी तो स्क्रीन अपडेट नहीं हो रही, क्योंकि मेरी 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 लॉजिक में मसला नहीं है, मेरा फंक्शन कॉल हो रहा है, मेरी वैल्यू अपडेट हो रही है, मैंने आउटपुट चेक की, मेरी किसी भी बिजनेस लॉजिक में कोई मसला नहीं है, लेकिन स्टिल मेरे पास ऐप के अंदर क्या है, 0 शो हो रहा है। चलिए, एक तो ये आपके पास आ गया, हमने कहा कि 7। ओके, अब हम इसे माइनस करके देख लेते हैं। माइनस में भी काम सही कर रहा है। पहले 7 तक क्या हो गया, 6, फिर क्लिक किया तो क्या हो गया, 5, फिर क्लिक किया 4, 3, 2, 1, 0, -1, -2, -3, मतलब माइनस में भी वैल्यूज जा रही है, लेकिन यहाँ पे जो है वो 0 ही शो हो रहा है, मेरे पास यहाँ पे अपडेट नहीं हो रहा। आपकी जितनी मर्जी भी एक एप्लीकेशन है, अच्छा यूजर को अपडेशन नजर ही नहीं है, ये तो मतलब कहेगा कि भाई एप्लीकेशन किसी काम की नहीं है। आप काउंटर ऐप बना के दे रहे हैं, बड़े आप फोटो लगा रहे हैं, उसमें बड़ी लॉजिक लगा रहे हैं, आप उसकी स्टाइलिंग उस तरह करेंगे, देख लो वाओ, और लेकिन आप बटन पे क्लिक करें वहां 0 दे, उसने कर दिया हर एप्लीकेशन। तो सेम काम हमारी बिजनेस लॉजिक में भी मसला नहीं है, हमारा फंक्शन कॉल हो रहा है, हमारी वैल्यू भी इंक्रीमेंट हो रही है, हमने देखा कि वैल्यू अपडेट होकर वेरिएबल के अंदर सेव भी हो रही है, और वो कंसोल के अंदर प्रिंट भी हो रही है, हर चीज हो रही है, लेकिन स्टिल यूआई के अंदर हमारे पास क्या आ रहा है, 0 नजर आ रहा है। इसकी रीजन मैं आपको बता देता हूँ कि जब आप रिएक्ट से पहले जब आप काम करते थे ना, तो क्या होता था कि आप वनीला जेएस या पीएचपी के अंदर आप क्या काम करते थे कि आप यूज करते थे गेट डॉक्यूमेंट बाय एलिमेंट आईडी। आपके पास डॉक्यूमेंट होता था, डॉक्यूमेंट बेसिकली क्या होता है कि आपके पास जावास्क्रिप्ट का एक डॉक्यूमेंट का एक फंक्शन होता है, जिसके पास आपके पूरे के पूरे ट्री का क्या होता है, रेफरेंस होता है, उसे पता होता है पूरा का पूरा ट्री आपका डॉक्यूमेंट के अंदर रैप होता है, क्योंकि ऑब्जेक्ट डोम आपके पास ये डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट, उसके अंदर आप लिखते हैं डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी। आप आईडी से पास करते तो देखता था कि भाई ट्री के अंदर किस एलिमेंट की आईडी है, वो क्या करता था, गेट करता था। गेट करने के बाद आप क्या करते थे, उसके अंदर जो वैल्यू होती थी आप उसको क्या करते थे, मैनिपुलेट करते थे। आपने उसके अंदर जो वैल्यू आपने पहले गेट किया, आपने वैल्यू अपडेट की, उसके बाद दोबारा जाके उसी वैल्यू को क्या किया, इंसर्ट किया उसी डॉक्यूमेंट एलिमेंट पे जाके, तो क्या करता था, आपको रिफ्रेश करके आपको डाटा क्या था, नजर आता था, क्योंकि आप डॉक्यूमेंट्स के साथ काम कर रहे थे। पीएचपी में इस तरह ही काम करता है, डॉक्यूमेंट्स ऑब्जेक्ट्स के साथ ही काम कर रहा होता है, पेंट कर रहा होता है, लेकिन रिएक्ट जो है उस तरह काम नहीं करता। अब रिएक्ट जो है वो वर्चुअल डॉम और आपके पास क्या है, रियल डॉम के साथ काम करता है। वर्चुअल डॉम को रियल डॉम के वर्चुअल डॉम को पता है कि वैल्यू अपडेट हो रही है नहीं हो रही, उसे पता है, लेकिन वो चीज रियल डॉम पे मैप नहीं हो रही।
वर्चुअल डॉम के अंदर हो सकता है इसकी वैल्यू अपडेट हो गई हो, उसने इसके अंदर, मैं अगर इस पे प्लस पे क्लिक कर रहा हूँ तो उसके अंदर मे बी अभी क्या पड़ा हो, 5 ही पड़ा हो, वो वर्चुअल डॉम के अंदर पड़ा हुआ है। रियल डॉम क्या होता है, जो आपको नजर आ रहा है। वर्चुअल का मतलब जो आपको चीज नजर नहीं आती, वो नेक्स्ट रिएक्ट का अपना एक एल्गोरिथम है जो कि अपने वो अपने आप को रखता है अपने पास। अब रियल डॉम होता है जो अभी आपको आउटपुट नजर आ रही है। अब वर्चुअल डॉम के अंदर चीज है, रियल डॉम के अंदर चीज नहीं है, ये तो कोई नहीं है। यहाँ पे आपके पास क्या होता है, री रेंडरिंग। री रेंडरिंग क्या होता है कि आप एक ट्री को दोबारा री रेंडर करते हो। री रेंडर का मतलब होता है कि विजुअल डॉम का जो डाटा होता है वो रियल डॉम के ऊपर क्या होता है, मैप होता है। जब वो मैप होता है तो वो देखते हैं कि भाई यहाँ पे ये नोड का डिफरेंस था, ये नोड का डिफरेंस था, पहले वाली वैल्यू ये थी और अब वाली वैल्यू ये, तो दोनों क्या करता है आपस में वो सिंक कर देता है। आपको रियल डॉम क्या हो जाता है, अपडेट हो जाता है। तो रिएक्ट के अंदर एक बात याद रखें कि रिएक्ट के अंदर जब भी आपने री रेंडरिंग करनी हो, री रेंडरिंग का मतलब होता है उसे रीड्रॉ करना उस ट्री को दोबारा से, तो आप हमेशा स्टेट को यूज करते हैं। स्टेट आपकी ऐसी एक मेमोरी होती है आपके पास, स्टेट के अंदर एक ऐसा एक फंक्शन होता है या जो भी उसकी लॉजिक है, एक ऐसी चीज होती है जो कि आपके पूरे के पूरे कंपोनेंट को क्या करती है, री रेंडर करती है। जब री रेंडर करेंगे तो क्या करेगा, रियल डॉम और वर्चुअल डॉम का आपस में कंपैरिजन होगा, जो कि डिफरिंग एल्गोरिथम करता है। वो देखता है कि ये चीज है, ये चीज है, दोनों को री रेंडर करेगा, री रेंडर करके इसके ऊपर क्या करेगा, मैप करेगा। जैसे वो मैप करेगा देखेगा भाई इस नोड का डिफरेंस है, तो भाई अब ये वाली नोड आपने दिखानी है, बाकी नोड्स को आपने नहीं दिखाना। तो जब भी आप एक रिएक्ट के अंदर स्टेट को यूज करते हैं तो आपकी एक दफा रीरेंडरिंग होती है। आपने स्टेट को एक दफा अपडेट किया है, आपकी एक दफा रीरेंडरिंग। आपने स्टेट को 2 दफा अपडेट किया है, 2 दफा रीरेंडरिंग। आपने स्टेट को 3 दफा अपडेट किया है, 3 दफा रेंडरिंग। जितनी दफा आप अपडेट करेंगे स्टेट, एक स्टेट हमेशा आपके रीरेंडर को क्या करती है, कॉल करती है। ये अभी हम जाके देखेंगे डिटेल के ऊपर, जब आप इसके स्टेट करेंगे डिटेल में पढ़ेंगे तो आपके पास एक स्नैपशॉट होता है, एक रियल स्नैपशॉट होता है आपके पास डमी। उन दोनों को आपस में क्या करता है, सिंक करता है। वो आपके एडवांस टॉपिक के अंदर जिसके अंदर स्टेट किस तरह काम करती है वो बहुत ही डिटेल में बताया, वो भी हम पढ़ेंगे इंशाल्लाह। अब मैं क्या करता हूँ कि अब हमें पता चल गया कि भाई हमारी कोई बिजनेस लॉजिक में मसला नहीं, अब हमने क्या करनी है, स्टेट। अब बेसिकली मैंने लास्ट क्लास में भी बताया था कि स्टेट क्या होती है। पहले हम बात करते हैं प्रोब्स की। प्रोब्स क्या होते हैं कि पेरेंट कंपोनेंट से चाइल्ड कंपोनेंट में डेटा को पास करना, वो आपके पास क्या होता है, प्रोब्स। रिएक्ट के अंदर दो चीजें होती हैं, स्टेट और प्रोब्स। प्रोब्स वो चीज होती है जो कि आपके पास पेरेंट कंपोनेंट से चाइल्ड कंपोनेंट में आपने जो डाटा पास किया वो आपकी आपकी प्रोब। प्रोब आपकी अनम्यूटेबल होती है, आप उसे चेंज नहीं कर सकते, कभी भी आप प्रोब को चेंज नहीं कर सकते। जो पेरेंट ने वैल्यू सेंड कर दी है वही रहेगी, वो कभी भी अपडेट नहीं होगी। अब आ जाते हैं स्टेट पे। स्टेट बेसिकली क्या होती है कि आपके कंपोनेंट की मेमोरी होती है, जिसे आप कह रहे थे इन अदर वर्ड्स आपके स्टेट कंपोनेंट के वेरिएबल्स होते हैं। एक मेमोरी होती है जिसके अंदर कोई ना कोई आपकी चीज को क्या करता है, स्टोर करता है। आप स्टेट के अंदर कोई वैल्यू को स्टोर करवाते हैं और उसके बाद जब आपने कोई री रेंडरिंग करवानी हो और आपने कंपोनेंट्स को वैल्यू चेंज है वो करवानी हो, तो आप उसका एक सेटर मेथड को कॉल करते हैं, जो क्या करता है उस स्टेट को, उसकी स्टेट की वैल्यू क्या करता है, अपडेट करता है। आप जैसे अपडेट करेंगे आपका कंपोनेंट क्या होता है, री रेंडर होता है। जैसे वो री रेंडर होगा आपका एल्गोरिथम काम करेगा, रियल टाइम और वर्चुअल टाइम डिफरिंग एल्गोरिथम, वो क्या करेगा, दोनों को क्या करेगा, सिंक कर देगा। तो स्टेट और प्रोब में सिर्फ ये होता है, डिफरेंस ये है कि स्टेट आपके पेरेंट से चाइल्ड कंपोनेंट में पास होती है और अनम्यूटेबल होती है। स्टेट सॉरी प्रोब्स मैं मिक्स कर दिया, प्रोब्स आपके पास पेरेंट टू चाइल्ड कंपोनेंट में पास होती है और वो अनम्यूटेबल होते हैं। स्टेट क्या होती है कि आपके कंपोनेंट की इंटरनल लॉजिक होती है, बिजनेस लॉजिक होती है इसके अंदर आपकी, और वो म्यूटेबल होती है, आप उसे चेंज कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट। आपने बटन के क्लिक के ऊपर से चेंज करना है, आपने उसको उसके अंदर भी कहीं पे जाके कोई अरे को स्टोर करवाना है, किसी ऑब्जेक्ट को स्टोर करवाना है तो आप उसे चेंज कर सकते हैं, लेकिन प्रोब्स को आप स्टोर मतलब चेंज नहीं कर सकते। दूसरी चीज, रिएक्ट आपके पास वन वे बाइंडिंग होती है। वन वे बाइंडिंग का मतलब होता है कि आपका डाटा डाउन टॉप टू डाउन ही आ रहा होता है, डाउन टू टॉप नहीं जा सकता। पीएचपी या बाकी लार्ज ऑब्जेक्ट्स के अंदर क्या होता है, टू वे बाइंडिंग होती है कि आपने पेरेंट से चाइल्ड में डाटा भेजा है, चाइल्ड से आप पेरेंट में भी डाटा भेज सकते हैं। रिएक्ट के साथ आप ये काम नहीं कर सकते। रिएक्ट के अंदर आप सिर्फ और सिर्फ पेरेंट्स एंड चाइल्ड में डाटा भेज सकते हैं क्योंकि वो वन वे बाइंडिंग को सपोर्ट करता है। हम डाटा दे सकते हैं, लेकिन आपके पास एक ऐसे सिनेरियो आते हैं जिसपे आप कह रहे हैं कि आपने चाइल्ड से भी पेरेंट में डाटा क्या करना, भेजना है,
हम वो भी करते हैं, लेकिन हम उसे कहते हैं स्टेट लिफ्टिंग, स्टेट ऑफ लिफ्टिंग कहते हैं, हम उसके नाम होता है, आप उसके थ्रू से करते हैं। लेकिन बाय नेचर बाय डिफॉल्ट जो रिएक्ट है वो वन वे बाइंडिंग होती है। और इंटरव्यू क्वेश्चन में बहुत बेसिक क्वेश्चन पूछा जाता है कि रिएक्ट इज अ वन वे बाइंडिंग और टू वे बाइंडिंग। तो रिएक्ट जो होती है वो वन वे बाइंडिंग होती है कि पेरेंट से चाइल्ड में डेटा पास होता है, चाइल्ड टू पेरेंट में आपके पास डेटा पास नहीं हो सकता। लेकिन अगर आपने इस तरह का सिनेरियो इंप्लीमेंट करना हो कि आपने चाइल्ड से पेरेंट में भी डेटा पास करना, आप स्टेट लिफ्टिंग करते हैं, स्टेट ऑफ लिफ्टिंग कहते हैं। तो ये चीज आपका होती है। अब आपकी एक असाइनमेंट मैंने आपको दी कि आपने देख लिया है कि व्हाट इज की। दूसरा आपने देखना है कि व्हाट इज प्रोब्स ड्रिलिंग। प्रोब्स ड्रिलिंग क्या होता है? व्हाट इज प्रोब्स ड्रिलिंग? किया प्रोब्स ड्रिलिंग, प्रोब्स ड्रिलिंग मैंने प्रोब्स का बताया आपको, पेरेंट टू चाइल्ड कंपोनेंट में डेटा पास करना है। व्हाट इज प्रोब्स ड्रिलिंग? ये ड्रिलिंग, ड्रिल करना था ना, ड्रिलिंग नाम से कहते हैं। व्हाट इज प्रोब्स ड्रिलिंग? आपने ये देख लिया, इससे आपका जो है स्टेट लिफ्टिंग का जो कंसेप्ट है आपको ज़्यादा अच्छे से समझ आएगा कि वो क्या चीज़ होती है, क्या चीज़ नहीं होती। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, स्टेट को डिक्लेयर करना है। टपल्स मैंने पढ़ाए थे आपको, मैंने आपको बताया था कि टपल्स का सिंटैक्स क्या होता है, एक अरे होती है, उसके बाद आपके पास एक मल्टीपल वैल्यूज आप से स्टोर करते हैं। अरे का जो सिंटैक्स है, जो स्टेट का सिंटैक्स है, वो भी टपल्स की तरह ये एक अरे होती है। फर्स्ट आपके पास क्या होता है, उसकी वैल्यू होती है, आप इसका नाम कुछ भी रख सकते हैं। इसके अंदर क्या होती है, आपकी कोई ना कोई वैल्यू क्या होती है, स्टोर होती है। और आपने इसे हमेशा स्टेट को कॉन्स्ट के साथ डिक्लेयर करना है, कभी भी लेट के साथ नहीं करना। अगर आप लेट के साथ करेंगे तो आपका सर्कल करना चाहिए, ठीक है, सीधी बात है। तो आपने स्टेट्स को हमेशा कांस्टेंट के कीवर्ड के साथ डिक्लेयर करना है, आपने कभी भी लेफ्ट के साथ से डिक्लेयर नहीं करना, पहली बात। जो दूसरा आपके पास क्या होता है, वैल्यू। वैल्यू क्या होता है कि जो भी आपने वेरिएबल की वैल्यूज के अंदर क्या करनी, स्टोर करवानी है, कुछ भी आपने स्टोर करना वो होता है। सेकंड कॉमा के बाद इसका होता है कॉल बैक फंक्शन। सेकंड से हम कहते हैं कॉल बैक फंक्शन, वो क्या करता है, स्टेट की वैल्यू को जाकर क्या करता है, सेट करता है। और आप हमेशा इसे सेट के कीवर्ड के साथ स्टार्ट करते हैं, ये कन्वेंशन होती है। आप इसका नाम वैल्यू भी कर सकते हैं, आप इसका नाम क्या कह सकते हैं कि मैं इसका नाम एबीसी भी रख सकता हूँ। लेकिन एक कन्वेंशन जो इंडस्ट्री के अंदर फॉलो की जाती है कि पहली स्टेट का नाम और दूसरा जो उसका मेथड होता है उसके नाम हमेशा सेट लिखा जाता है। भाई मैं इसकी वैल्यू सेट कर रहा हूँ, अब सेट वैल्यू, सेट इंक्रीमेंट, डिक्रीमेंट, जो भी आपने इसके वेरिएबल का नाम रखा, मैं ऐसे कह देता हूँ कि ये मेरे पास क्या है, काउंट है, ये मेरे पास एक काउंट है। मैं यहाँ पे एक वेरिएबल भी ले लेता हूँ लेट वैल्यू के नाम पे, जो हमने ऑलरेडी लिया हुआ था, ठीक है। मैंने यहाँ पे लिया काउंट और मैं इसे कहता हूँ कि सेट काउंट, सेट काउंट। अब आपने ये आपके पास एक होता है स्टेट का सिंटैक्स, ये अभी हमने राइट साइड की बात की, लेफ्ट साइड की बात की, राइट साइड की बात अभी हमने नहीं की। उसके बाद आपने लगाना होता है इक्वल, इक्वल के बाद आपने लिखना होता है यूज स्टेट, और आपने इसे रिएक्ट में से इंपोर्ट करना है। ये आपके पास दो वाली पोर्ट्स हैं, ऑब्जेक्ट बेस हमने देखा था, एक डिफॉल्ट होती है और एक कंपोनेंट में से आपकी ऑब्जेक्ट बेस होती है। ये सारी की सारी चीजें जितनी हमने पढ़ी है, सारी की सारी हमने सीखी और पढ़ी, ठीक है। वहां पे आपका अक्सर क्वेश्चन होता है कि प्रैक्टिकल लाइफ में कहाँ पे यूज करेंगे, तो हेलो प्रैक्टिकल लाइफ में जो हमें वहां पे कंसेप्ट हो रहे हैं सारे यूज हो रहे हैं। तो यहाँ पे आपके पास क्या होता है, यूज स्टेट। यूज स्टेट आपके पास एक क्या होता है, फंक्शन, आपके पास एक स्पैश होता है, हम सिलेक्ट और स्पैश करते हैं। तो ये क्या करता है, आपकी स्टेट को मैनेज करने के लिए क्या होता है, यूज कर रहा होता है। सबसे पहले स्टेट के अंदर एक वेरिएबल जो कि उसको क्या करता है, वैल्यू को प्रिंट करता है, एक वैल्यू को क्या करता है, वो प्रिंट करता है। उसके बाद उसका एक काउंटर होता है, काउंटर क्या करता है कि आपकी वैल्यू को सेट करता है, जो कि स्टेट को क्या करेगा, अपडेट करेगा। अब आपने क्या करना है, यूज स्टेट के अंदर अगर आप यहाँ पे 0 लिखेंगे तो 0 का मतलब है कि काउंट के अंदर क्या स्टोर हो गया है, 0 डिफॉल्ट वैल्यू। 1 लिखेंगे तो काउंट के अंदर क्या स्टोर हो जाएगा, 1। अगर 2 लिखेंगे तो उसके स्टोर क्या हो जाएगा, 2। अब अगर आप इसकी स्टेट की टाइप देखें तो आपको बता रहा होगा कि इसकी टाइप क्या है, नंबर, क्योंकि आपने क्या कर दिया, वैल्यू स्टोर कर दी है। लेकिन अगर आपने कोई वैल्यू स्टोर नहीं की तो अब इसकी टाइप क्या होगी, अनडिफाइंड। अब इसके अंदर कुछ भी आ सकता है, लेकिन जब फर्स्ट टाइम आएगा तो वो उसके बाद वही वाली वैल्यू को यूज करेगा। तो हमने वहां पे एक चीज देखी थी, एंगल ब्रैकेट वाली, कि अगर आपने किसी भी वेरिएबल को वैल्यू देनी हो, हम यहाँ पे करते थे,
जब हमने अरेज के साथ काम किया तो हमने देखा आप कॉलर लगा के अरे दे दें या आप एंगल ब्रैकेट के अंदर उसकी टाइप दे दें। तो स्टेट को जब भी आपने कोई टाइप देनी होती है आप हमेशा एंगल ब्रैकेट को यूज करते हैं और एंगल ब्रैकेट के अंदर आप उसकी टाइप लिखते हैं। इसका मतलब है कि आप नेक्स्ट टाइम जब भी इसमें कोई वैल्यू आएगी किस टाइप की आएगी, नंबर टाइप की आएगी। इसके अंदर कभी भी स्ट्रिंग टाइप की वैल्यू नहीं आएगी। ये आपने एंगल ब्रैकेट के थ्रू इसकी टाइप बता के, अगर आपने यहाँ पे स्ट्रिंग लिखा है इसका मतलब है कि भाई इसके अंदर स्ट्रिंग वैल्यू आ सकती है, नंबर वैल्यू नहीं आ सकती। तो अगर आपने डिफॉल्ट वैल्यू नहीं दी हुई और अगर आप चाह रहे हैं कि मैंने वहां पे जाके इसकी वैल्यू को बाद में सेट करना है या अपडेट करना है तो आप एंगल ब्रैकेट के थ्रू इसकी क्या कहते हैं, टाइप देते हैं। अब आपने क्या कर दिया, इसे 0 से इनिशियलाइज कर दिया। सबको क्लियर है कि स्टेट क्या होती है? फर्स्ट पैरामीटर अरे के अंदर उसकी वैल्यू होती है, सेकंड पैरामीटर उसका कॉल बैक फंक्शन होता है जो कि स्टेट की वैल्यू को सेट करता है। किससे सेट करता है? जो हम सेट करवाना चाहते हैं किसी भी चीज से। क्लियर है सबको? गुड हो गया। अब आपने क्या करना है, अगेन हम अपनी एप्लीकेशन में आते हैं। हमने यहाँ पे लिखा प्लस, हमने क्या लिखा यहाँ पे ये। अब हम कहते हैं कि नहीं भाई ये क्या करो कि तुम ना ये काउंट की वैल्यू को भी प्रिंट करो। मैंने कहा कि भाई ये काउंट की एक वैल्यू है, आप इसको भी क्या करो, प्रिंट करो। ठीक है। अब उसने क्या किया, काउंट की वैल्यू को क्या प्रिंट किया, 0। उसने कहा कि 0 वैल्यू है, यहाँ पे भी 0 वैल्यू है। मेरे पास ये एक दफा क्या हो गया, प्रिंट हो गया। अब मैंने क्या किया, यहाँ पे प्लस किया, क्या वो दोबारा काउंट की वैल्यू को प्रिंट कर रहे हैं? नहीं कर रहा। उसने एक दफा निचली जो वैल्यू थी वो प्रिंट कर दी, उसके बाद दोबारा उसने वो वैल्यू प्रिंट नहीं की क्योंकि मेरे पास एप्लीकेशन ही रीरेंडर नहीं हुई। अब रीरेंडर का क्या मतलब है? अगर रीरेंडर होती तो आपको पता है जावास्क्रिप्ट के अंदर कोड क्या होता है, लाइक करेंट कंपाइल होता है। अगर रीरेंडर होता, रीरेंडर का मतलब इसमें फिर से 1 लाइन से स्टार्ट हो जाता, 1 लाइन पे आता, 2 पे आता, 3 पे आता, 4 पे आता, 5 पे आता, 6 पे आता और 7 पे आके दोबारा काउंट को प्रिंट करता। अगर एप्लीकेशन क्या होती मेरे पास, रीरेंडर होती, क्योंकि वो आपका स्टेप बाय स्टेप कोड कंपाइल कर रहा है। इसका मतलब है मैं जितनी दफा इंक्रीमेंट करूंगा मेरे पास दोबारा काउंट की वैल्यू क्या हो रही है, प्रिंट नहीं हो रही। मतलब मेरी एप्लीकेशन रीरेंडर नहीं हो रही। मैं नेगेटिव पे भी कर रहा हूँ सेम काम, उसने काउंट की वैल्यू दोबारा प्रिंट नहीं की, लेकिन अगर मैं इसे रिफ्रेश करता हूँ तो फर्स्ट टाइम वो क्या करेगा, काउंट की वैल्यू को प्रिंट करेगा। इसकी रीजन क्योंकि लाइन बाय लाइन कोड कंपाइल हुआ, आपका वहां पे आया, उसने लाइन नंबर 7 में प्रिंट किया और लाइन नंबर 7 के प्रिंट करने के बाद आप इंक्रीमेंट करते जा रहे हैं, इंक्रीमेंट करते जा रहे हैं, तो उसने आपकी काउंट की वैल्यू दोबारा प्रिंट नहीं किया। अब आप देखते हैं कि रीरेंडरिंग एक्चुअली काम करती है कि नहीं करती। मैंने आपको ये बताया कि रिएक्ट के अंदर आपने जब भी रीरेंडरिंग करनी हो, आपने स्टेट को क्या करना है, सेट करना है। अब स्टेट को सेट करने के लिए हमारे पास मेथड क्या है, सेट काउंट। जिस भी स्टेट को आपने सेट करना है, मेरे पास यहाँ पे 10-12 स्टेट्स हो सकती है, मेरे पास यहाँ पे एक स्टेट हो सकती है। जिस भी स्टेट को आपने सेट करना है, जिस भी स्टेट की आपने वैल्यू को क्या करना है, अपडेट करना है, आप उसके लिए क्या करते हैं, सेट काउंट, उसका जो सेट का मेथड होता है आप उससे क्या करते हैं, कॉल करते हैं। कॉल करने के बाद आप उसे यहाँ पे वैल्यू बताते हैं कि भाई हाँ आपने इस वैल्यू के साथ इसे अपडेट करना है। मैं कहता हूँ कि भाई आप क्या कर दो, 2 के साथ क्या कर दो, उसे रिप्लेस कर दो। भाई मैं इंक्रीमेंट करूँ, इंक्रीमेंट करने के बाद ये वाला कॉल हो, उसके बाद ये वैल्यू, उसके बाद मैंने क्या किया, यहाँ पे सेट काउंट को सेट किया, मैंने स्टेट को सेट किया। ठीक है। अब हम देखते हैं कि हमारे पास क्या इफेक्ट होता है। ओके, एप्लीकेशन पे गए, हमारे पास काउंट 0-0 आ रहा है। अब स्टेट सेट करने से पहले क्या होता था, हमारे पास इंक्रीमेंट आता था, लेकिन ये सेट काउंट वैसे का वैसे ही रहता था। अब मैंने क्या किया, ये क्लियर किया। अब मैंने क्या किया, यहाँ पे प्लस किया। देखिए इंक्रीमेंट को उसने क्या किया, प्रिंट किया लाइन बाय लाइन। फिर क्या प्रिंट किया, इंक्रीमेंट स्क्रीन वैल्यू 1। उसके बाद देखिए उसने दोबारा अपडेटिंग स्क्रीन को प्रिंट किया काउंट 2 के साथ। इसका क्या मतलब है, मेरी स्टेट क्या हुई है, अपडेट हुई है। कंपोनेंट मेरे पास क्या हुआ है, रीरेंडर हुआ है। पहले क्या होता था, इस लाइन के बाद आपके पास ये दोबारा प्रिंट नहीं होता था। मैं दोबारा क्लिक करूंगा, ये देखिए दोबारा इसने वैल्यू को इंक्रीमेंट किया और दोबारा इसने क्या किया, रीरेंडर किया, कंपोनेंट को रीरेंडर किया। मैंने कहा कि जितनी दफा आप स्टेट कॉल करेंगे आपका कंपोनेंट उतनी दफा रीरेंडर होगा। मैंने यहाँ पे स्टेट को कितनी दफा कॉल किया, 1 दफा। मैं अपने कोड पे आके इसी स्टेट को क्या करता हूँ, 3 दफा कॉल कर देता हूँ और हर दफा मैं इसकी वैल्यू क्या कर रहा हूँ, अपडेट कर रहा हूँ।
मतलब एक इंक्रीमेंट के ऊपर मैंने क्या किया है, अपनी स्टेट को क्या किया है, कॉल किया है। अब हम इसके आउटपुट देखते हैं, तो आपके पास एक दफा रीएंटर हुई। अब ये क्यों हुआ, कोई बताएगा? मैंने भी आपको एक बात, आपको मैंने अभी बात बताई कि भाई आपने क्या करना है, रीएंटर करना है। जब भी आप स्टेट सेट करते हैं आपका कंपोनेंट रीएंटर होता है। मैंने 3 दफा स्टेट लिखी तो मेरा कंपोनेंट 3 दफा रीएंटर होना चाहिए था, ठीक है। लेकिन वो दूसरे उसने एक दफा रीएंटर किया है 4। अब आप ये कह सकते हैं मैं अपने पास क्रिएट कर रहा हूँ। कोई बताएगा ऐसा क्यों हुआ है? इसकी रीजन ये होती है कि जब आप एक सेट मेथड सेट स्टेट को कॉल करते हैं, आपके पास क्या होता है, एक स्नैपशॉट होता है जो कि रिचुअल और रियल डॉग का होता है। वो देखते हैं कि जब आपने सेट स्टेट को किया, वो क्या कहता है, स्नैपशॉट लो इसका इसका पुराना डाटा लो और देखो कौन सी नोड अपडेट हुई है। अभी वो चेक ही कर रहा था, आप दोबारा सेट को कॉल कर देते हैं, क्योंकि अगर उसने वो देख लिया नोड, अब नोड की जो वैल्यू अपडेटेड है वो कब प्रिंट होगी, जब वो रीड एंटर करेगा। स्टेट की वैल्यू कब प्रिंट होती है, जब रीड एंट्री कंप्लीट होती है। जब आपकी रीड एंट्री कंप्लीट नहीं होगी, आपकी स्टेट की वैल्यू क्या होगी, वो अपडेट नहीं होगी। फर्स्ट टाइम मेरे पास 0 था, मैंने 1 का इंक्रीमेंट किया, ठीक है, 2 का इंक्रीमेंट किया, मेरे पास क्या होगी, स्टेट अपडेट होगी। वो क्या कर रहा है, रीड एंट्री कर रहा है। जैसे वो रीड एंट्री करे, आपने स्टेट कॉल कर दी, वो रुक गया। उसने कहा कि नहीं अब भाई अब दोबारा रीड एंट्री करो। अब उसके पास वैल्यू क्या आ गई, 3 आ गई। वो दोबारा भी रीड एंट्री कर ही रहा था, कंप्लीट नहीं हुई, आपने रिसेट स्टेट कॉल कर दी। अब जब आपने लास्ट टाइम कॉल किए तो वो आपकी लास्ट टाइम पूरा एक साइकिल चला है। रीड एंट्री स्टेट अपडेट होने के बाद पूरी कंप्लीट आपकी रीड एंट्री हुई। जब आपके पास कंप्लीट रीड एंट्री हुई तब स्टेट की वैल्यू क्या थी उसके पास, 4। उसने क्या किया, 0 को सिर्फ एक दफा यहाँ पे 4 को प्रिंट किया। क्लियर सबको? ये आपके पास होती है रीड एंट्री। आपकी स्टेट हमेशा रीड एंट्री को कॉल करती है, लेकिन यहाँ पे एक लाइफ साइकिल कंप्लीट होना चाहिए, एक सर्कल कंप्लीट होना चाहिए। लेकिन अगर उसका सर्कल कंप्लीट नहीं हो, आपने दूसरी स्टेट कॉल कर दी है, तो फिर भी उसकी रीड एंट्री होगी, क्योंकि ये प्योरिटी होती है क्यू के अंदर, जो सबसे ऊपर है उसकी आपके पास आएगी। अब आपने क्या करना है, इसी काउंटर ऐप को इंप्लीमेंट करना है। हम कहते हैं कि काउंट, ये मैंने वैल्यू को क्या किया, खत्म किया। मैंने कहा कि भाईजान अब यहाँ पे आपने वैल्यू की जगह क्या प्रिंट करना है, काउंट को प्रिंट करना है। उसने कहा कि ठीक है। मैंने कहा कि भाईजान ये भी ले लो, ये भी कमेंट आउट कर दो, आप ये भी कमेंट आउट कर दो और ये भी कमेंट आउट कर दो। अब आप क्या करो कि भाईजान आपने स्टेट को क्या करना है, अपडेट करना है। लेकिन अगर मैं यहाँ पे स्टैटिक वैल्यू रख दूंगा तो हमेशा तो 2 का इंक्रीमेंट करेगा। मैं जब भी प्लस पे करूंगा हमेशा 2 करेगा, इंक्रीमेंट तो नहीं करेगा। उसके लिए आपने क्या करना था, सिंपल जो हम यहाँ पे काम कर रहे थे कि वैल्यू +1। अब पुरानी वैल्यू किसके अंदर पड़ी हुई है, काउंट के अंदर। मैं लिखूंगा काउंट +1, बस सेम, ये सेम लॉजिक मैंने यहाँ पे नीचे लिख दी है। भाई काउंट लो, काउंट की जो पुरानी वैल्यू वो वाली लो और उसके अंदर क्या करो, 1 का इंक्रीमेंट कर दो। सेम काम मैंने यहाँ पे किया है कि सेट काउंट, यहाँ पे जाओ और वहां पे काउंट को क्या कर दो, माइनस कर दो। अब मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे क्लियर कर रहा हूँ, तो अब यहाँ पे मेरे पास क्या आ रहा है, 4। रीजन, क्योंकि लास्ट टाइम जब मैंने इसे रिफ्रेश किया, लास्ट टाइम स्टेट का वैल्यू क्या पड़ी हुई थी, 4। अब जब भी रिफ्रेश करते तो आपकी स्टेट की वैल्यू जितनी होती है सारी की सारी रीसेट हो जाती है। रीसेट होके आपकी इनिशियल वैल्यू पे चली जाती है, जो भी होती है। आपने 0 इनिशियल लिखा हो तो 0 पे चला जाएगा, अगर 1 पे लिखा होगा तो 1 चला जाएगा, अगर 2 है तो 2 पे चला जाएगा, अगर 4 है तो 4 पे चला जाएगा, जो भी इसकी इनिशियल वैल्यू है। मैंने क्या किया, यहाँ पे प्लस किया, ये देखिए काउंट आया, फिर किया 2 3 4 5। मैं जितनी दफा करता जा रहा हूँ मेरे पास क्या हो रहा है, स्क्रीन के ऊपर क्या हो रहा है, वो इंक्रीमेंट होके आपको यहाँ पे नजर आ रहा है, जबकि वेरिएबल के साथ ये चीज नहीं आ रही। इससे प्रूव हुआ कि जो आपके पास स्टेट्स होती है वो रीड एंट्री को स्टोर करती है, और रिएक्ट के अंदर अपडेटेड डाटा हमेशा रीड एंट्री के साथ ही नजर आता है। जब तक आप रीड एंट्री कंप्लीट नहीं करेंगे, आपको यूआई के अंदर आपको जो आपका अपडेटेड डाटा नजर नहीं आएगा। मैं इसे माइनस करूंगा, देखिए मेरी वैल्यू नेगेटिव में जा रही है, ये नेगेटिव में चलेगी। मैं इसे प्लस कर रहा हूँ, मेरी वैल्यू प्लस में जा रही है, क्योंकि मेरे पास क्या हो रही है, स्टेट अपडेट हो रही है, रीड एंट्री हो रही है। अब अगर आपने विजुअली से करना हो तो आप यहाँ पे देखें, ये मेरे पास एक सिलेक्ट टूल है, मेरे पास ये डॉम है। अब यहाँ पे ये देखिएगा, ये वाला जो सर्कल है थोड़ा सा कुछ सेकंड्स के लिए ब्लिंक करता है। मैंने प्लस पे क्लिक किया है, तो ये नहीं करेगा क्योंकि बहुत फास्ट कर रहा है इसे, लेकिन नहीं करेगा ये। अब ये देखिए,
आपने इस डी को देखना है, ये वाला डी आपका पूरा ट्री शेयर नहीं करेगा। आपके पास ये वाला जो डी है या इसके अंदर जो वैल्यू है वो सिर्फ क्या होगी, शेप होगी। मैंने यहाँ पे क्लिक किया 12 के ऊपर, ये देखिए सिर्फ ये जर्किंग कर रहा है। क्या ये पूरा का पूरा रीरेंडर हो रहा है? नहीं हो रहा। क्या हो रहा है, इसके अंदर रियल डॉम की जो वैल्यू है वो कर रहे हैं। ये आपके पास क्या होता है, ठीक है, ये वर्चुअल डॉम की वैल्यू है। अगर एक चीज को देखें, एक नोड को जाके अपडेट करना आसान है, बजाय इसके कि मैं पूरा का पूरा ट्री दोबारा ड्रॉ करूं। पहले नोड लेके आऊं, फिर बटन लेके आऊं, फिर बटन लेके आऊं, फिर बटन लेके आऊं, तो मेरे लिए उसके चाहे मिली सेकंड्स का टाइम लगेगा, नैनो सेकंड्स का लगेगा, लेकिन इसलिए वो टाइम है। तो ये आपके पास रिएक्ट है कि जो वर्चुअल डॉम वो उसी नोड को अपडेट करता है जो कि अपडेट हुई है, बाकी ट्री को आपको कुछ भी नहीं कहता। वो काउंटर ऐप को दोबारा री-रेंडर नहीं कर रहा, वो किसी चीज को भी री-रेंडर नहीं कर रहा, री-रेंडर कर रहा है सिर्फ और सिर्फ उसी नोड को जो अपडेट हुई है, और रियल डॉम के ऊपर आपको क्या करेगी, वो नजर आ गई। क्लियर है सबको? अभी भी किसी को स्टेट भी ना क्लियर हुआ हो, क्योंकि इससे ज्यादा तो मैं बच्चों के बता सकता। हाँ हाँ हाँ। बड़ी जो रहती है वो होती है उसका